नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 101 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में टोटल 19 चैप्टर होंगे, जहां आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा भौगोलिक क्षेत्र और स्रोत। चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको जो मुख्यतः पता चलेगा वो ये पता चलेगा कि अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं तो इतिहास को जानने के लिए वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनका प्रयोग इतिहासकार करते हैं। लाइक डैट अभिलेखों से हम क्या समझते हैं, स्तंभ लेखों से हम क्या समझते हैं। इसके अलावा भारतीय इतिहास को जानने के लिए वेदों का क्या महत्व है, पुराणों का क्या महत्व है, रामायण और महाभारत का क्या महत्व है। ये तमाम जानकारियाँ हमें इसमें मिलने वाली है। कुल मिलाकर हमें ये पता चलने वाला है कि अगर आपको प्राचीन भारत के इतिहास को जानना है तो वो आप किन किन स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपको इस इतिहास की जानकारी मिले। इसके साथ साथ भौगोलिक क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो देखिए, किसी भी देश के इतिहास को आप जानना चाहते हैं, ऐसे नहीं है मैं भारतीय संदर्भ में बात कर रहा हूँ। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमें विश्व इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, यूरोपीय इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, भारतीय इतिहास हम पढ़ ही रहे हैं। तो ऐसे में आप कहीं के भी इतिहास को पढ़ोगे सबसे पहले उसके भौगोलिक क्षेत्र को समझोगे, क्योंकि जो भूगोल होता है, जो पर्यावरण होता है, ये मनुष्य की प्रकृति में बसावट को निर्धारित करता है। देखिए, कहीं पर अगर बंजर जगह होगी, कहीं पर अगर रेगिस्तानी जगह होगी तो वहाँ जनसंख्या क्यों रहेगी, उसके लिए कुछ भी नहीं है। बट कहीं नदियों के मैदान होंगे, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे में भूगोल सबसे पहले मनुष्य को प्रभावित करता है। इसलिए हम जब भी किसी सभ्यता के बारे में पढ़ना चाहते हैं, किसी के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले भूगोल को जानना जरूरी होता है। और इस चैप्टर में जो बताया जाएगा वो भारत के भूगोल के बारे में बताया जाएगा, और भारत के इतिहास के बारे में पता कैसे चलता है इसके बारे में पता चलेगा। देखिए, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके डाउट बहुत सारे होने वाले हैं, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद आप एकदम से एडवांस स्टडी पर आ गए हैं। किताब बहुत अच्छी है। इवन जो बच्चा कॉम्पिटिटिव स्टडी कर रहा है, किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़िए ताकि आपको सारी वीडियो प्रोवाइड हो सके। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, ताकि वहाँ पर जब आपके कोई डाउट हो तो उन डाउट को आप क्लियर कर सकें। जल्दी हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, उसका लिंक भी आपको दे देंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और दूसरी बात यह है, क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ और, क्योंकि आपने किताब को देखा होगा कि किताब के जो चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, तो वीडियो के एक भाग में सारी चीज़ें क्लियर करनी बहुत मुश्किल है। तो वीडियोस के 2 या 3 भाग, एक एक चैप्टर के 2 या 3 भाग हो सकते हैं। तो इसलिए धैर्य बनाकर रखेंगे आप, और आराम से लाइन टू लाइन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन किया ही क्यों जाए, या किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन किया ही क्यों जाए। तो देखो, मनुष्य वहाँ निवास करता है जहाँ उसके जीवन से जुड़े हुए सारे रिसोर्सेज हों। जैसे मनुष्य के जीवन का सबसे पहला रिसोर्सेज क्या है, हमारी सबसे पहली बेसिक नीड क्या है जिसकी हमें ज़रूरत है, तो मनुष्य को सबसे पहले जल संसाधन की ज़रूरत है। फिर उसके बाद खाद्य संसाधन की ज़रूरत है। यानी कि मनुष्य 2 रिसोर्सेज पर डिपेंड है, पूरी तरीके से 2 संसाधनों पर डिपेंड है, एक खाद्यान्न पर और एक जल पर। एक बार को उसे घर ना मिले चल जाएगा, कपड़े ना मिले चल जाएगा, इसलिए प्राचीन काल के मनुष्य बिना घरों के और कपड़ों के रहते थे। लेकिन पता है क्या, खाने की चीज़ें होनी चाहिए और पीने का पानी। इसलिए मनुष्य ऐसी जगह पर रहने का चुनाव करेगा जहाँ पर ये चीज़ें हों। तो ऐसे में किसी भी देश का भूगोल समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा बसी तो क्यों बसी, कहीं पर कम है तो क्यों है, ये सारी चीज़ें हमें भूगोल को समझकर ही पता चलती हैं। अब भारत के भूगोल की बात करोगे तो भारत के भूगोल में उत्तर में हिमालय पर्वत की अपार श्रृंखलाएं हैं, विशाल श्रृंखलाएं हैं, जिसे भारत का रक्षक भी कहा जाता है। फिर जब भारत के मिडिल में जाओगे आप तो सिंधु और गंगा के मैदान है, जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। पूरे देश के लिए खाद्यान्न का निर्माण वहीं से ही हो रहा है, बड़े पैमाने पर वहीं से आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है। और जब साउथ में जाओगे तो ये है प्रायद्वीपीय भारत। देखो, प्रायद्वीप का मतलब है ऐसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। जबकि ऐसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से जमीन से हो और एक तरफ पानी हो उसे खाड़ी कहते हैं। तो अगर भारत के नक्शे को आप देखोगे, थोड़ा सा पहले मैं नक्शा दिखा देता हूँ। अगर आप भारत के नक्शे को देखोगे तो देखो, ऊपर आपको हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं दिखेंगी आपको। फिर आप मिडिल में जाओगे, बीच में जाओगे तो उत्तर में सिंधु गंगा के मैदान आपको दिखेंगे। और फिर नीचे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो, प्रायद्वीपीय जो पठार है ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। बहुत ध्यान समझ लेना भाई। कभी भी आप देखिए प्रायद्वीप आपके सामने लिखा हुआ आ जाए तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होगा, तीनों तरफ से समुद्र से घिरी हुई जगह है। जबकि आप बंगाली खाड़ी वाले जगह को देखोगे, जो तीनों तरफ से जो जमीन से घिरी हुई जगह होती है, चाहे आप बंगाली खाड़ी देखो, मैक्सिको की खाड़ी देखो, अरब की खाड़ी देखो, ओमान की खाड़ी देखो, कितनी भी खाड़ी देख लो आप वर्ल्ड के मैप में,
सारी खाड़ियाँ वो होंगी जो तीनों तरफ से ज़मीन से घिरी हैं और एक तरफ होगा उसमें समुद्र। तो अगर खाड़ी कहीं लिखा हुआ है तो खाड़ी का मतलब क्या होता है, समझ में आया आपको। प्रायद्वीप कहीं पर लिखा है तो प्रायद्वीप का मतलब समझ में आया बात आपको। तो भारत की अगर भौगोलिक विशेषताओं की बात की जाए तो भारत की भौगोलिक विशेषताओं को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में हिमालय के पर्वतीय प्रदेश हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं सिंधु गंगा के मैदान, और तीसरे नंबर पे आते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इतनी बात आई होप सो क्लियर है। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया आप अपनी देते रहिएगा ताकि हमें पता चलता रहे कि ये सीरीज आपको समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो इसे और इजी लैंग्वेज में किया जाएगा, और समझ में आ रही है तब तो फिर ठीक ही है। तो भारत के भौगोलिक विशेषताओं की बात की जाए तो भारत के जो विभिन्न हिस्से हैं वो तीन हिस्सों में बांटे गए, हिमालय, सिंधु और प्रायद्वीपीय भारत। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए, थोड़ा सा हिमालय की विशेषताओं की बात की जाए तो हिमालय पर्वत पृथ्वी के सबसे अद्भुत पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और इसे नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। देखो, वलित का मतलब होता है इसमें घुमाव बहुत ज़्यादा है, मोड़ बहुत ज़्यादा है। हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाओं की बात करोगे तो हिमालय के पर्वतीय श्रृंखलाओं में कटाव होता रहता है, क्योंकि बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं। तो जब नदियां अपने साथ निकलती हैं यहाँ से, युवा अवस्था में यहाँ से नदियां होती हैं, तो पानी ना कटाव करता है, तो जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर कछारी मिट्टी बह बहकर मैदानी भागों में आती है। और पता है ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। जैसे हिमालय के बाद आप देखोगे भारत में, भारत के नक्शे को, तो हिमालय के बाद क्या शुरू होता है, सिंधु गंगा के मैदान। तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है उसे डेल्टा मैदान कहते हैं, उससे बने हुए मैदानों को। ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, इन्हें जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। तो हिमालय पर्वत पृथ्वी की अद्भुत पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हिमालय की जो श्रृंखला है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कटाव होता है। उस कटाव की वजह से जो मिट्टी वो कहाँ पर आ जाती है, मैदानों में आ जाती है। और इन मैदानों में मिट्टी में आने के कारण बड़े पैमाने पर खेती संभव हो पाई है इस इलाके में। यहाँ की जो प्रमुख नदियों की बात करोगे तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीन बड़े नदी तंत्र हैं, और इनकी असंख्य छोटी छोटी नदियाँ हैं। अगर आप सिंधु नदी देखोगे तो ये काराकोरम के पहाड़ियों से निकलते हुए सीधे पाकिस्तान की ओर प्रवेश करेगी। गंगा की बात करोगे तो ये बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी, और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है और फिर हमारे ईस्ट इंडिया से भारत में एंट्री मारती है। तो हिमालय की बर्फ लगातार पिघलती रहती है, हिमानी पिघलती रहती है, जिसकी वजह से इन नदियों में सबसे ज़्यादा पानी है और वर्ष भर पानी इसमें बना रहता है। और यही एक तरीके से भारत की ना, मैं ये कह सकता हूँ कि जीवनदायिनी माँ है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अगर शायद ये नदियाँ यहाँ नहीं होती तो मे बी यहाँ पर बसावट भी नहीं होती, क्योंकि पहाड़ों पर कौन रहेगा, ज़मीनों पर कौन रहेगा जब तक वहाँ पर नदियाँ ना हो, उपजाऊ क्षेत्र ना हो, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड है वो इन्हीं से पूरी होने वाली है। सिंधु के मैदानों की बात की जाए तो सिंधु के मैदानों में भारत की पहली सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता, जो कि 5वें चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो कहीं के भी जो मैदान होंगे जहाँ पर उपजाऊ मैदान होंगे, नदियाँ होंगी, वहीं पर मनुष्य की बसावट सबसे पहले होगी। इवन पशुओं की बसावट भी होगी, क्योंकि उनको भी जो बेसिक नीड है उनकी भी, वो भी यहीं से पूरी होगी। तो सिंधु के मैदानों में आप देखो तो पहली सभ्यता का विकास हुआ। जबकि गंगा के मैदानों की आप बात देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बसावट वाले बड़े बड़े महाजनपद रहे, जिसे भी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में नगरीय जीवन, राज्य, समाज, साम्राज्य संबंधी जितने भी ढांचे वो गंगा के मैदानों में हुए। तो आपसे मैं पूछूं, हमारी पहली सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ, तो आप क्या बताओगे, सिंधु के मैदानों में। जबकि पहले ही जो नगरीय जीवन है, राज्य है, समाज है, ये सब कहाँ पर पालन पोषण हुआ इनका, तो आप बताओगे गंगा के मैदानों में। मगध की बात करेंगे हम यहाँ पर। उत्तर के मैदानों की बात करोगे आप तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसे मध्य भारत कहा जाता है। मध्यवर्ती जो क्षेत्र है गुजरात से लेकर उड़ीसा तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राजस्थान में अरावली पर्वत की जो पहाड़ियाँ हैं ये सिंधु के मैदानों को प्रायद्वीप से अलग करती हैं। यानी कि मैं कहूँ जो हमारा दक्षिणी भारत है, प्रायद्वीपीय जो भारत है, ये कहाँ से अलग होता है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला के साउथ में साउथ इंडिया शुरू हो जाता है और नॉर्थ में नॉर्थ इंडिया होता है। यानी कि ये क्वेश्चन वैसे भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी आते हैं कि दक्कन के पठारों या प्रायद्वीपीय पठार को उत्तर मैदान से कौन सी सीमा अलग करती है, तो वो सीमा कौन सी सीमा है, तो वही सीमा हमारी कहलाती है अरावली पहाड़ियाँ। तो अरावली पहाड़ियाँ क्या करती हैं, उत्तर के मैदानों को अलग करती हैं और साउथ इंडिया को अलग करती हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में देखोगे तो विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियाँ होंगी, सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियाँ होंगी और छोटा नागपुर के पठार होंगे। ये सब हमारे मध्यवर्ती क्षेत्र में हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों तक ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं। ये भारत की भौगोलिक विशेषताएं हैं। देखो, भारत की बात करो ना, भारत को एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। बताऊं क्यों? भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर पर्वतीय जलवायु भी है उत्तर में, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसलिए भारत के जो दक्षिण क्षेत्र है
वो बहुत गर्म भी रहता है और वहाँ पर समुद्री जलवायु भी है। विभिन्न प्रकार की जहाँ इतनी सारी पशु पक्षियों की प्रजाति भारत में है, जो कि एक महाद्वीप में हो सकती है। इसलिए एक महाद्वीप की सारी विशेषताएं भारत रखता है। गर्म जलवायु भी है, शीतोष्ण जलवायु भी है, ठंडी जलवायु भी है, दुर्लभ संसाधन है हमारे पास। इस वजह से भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारत के अगर उत्तर के मैदानों को कहोगे, प्रायद्वीपीय भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र को कहोगे, तो इन्हें मध्य भारत कहा जाता है, जिसकी चर्चा अभी मैंने करी। इसके अलावा मध्यवर्ती जो क्षेत्र है भारत के दक्षिण सिरे की बात की जाए तो इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। यहाँ पर 4 प्रमुख नदियाँ, यानी कि साउथ इंडिया की बात करोगे, देखो नॉर्थ इंडिया में तो कितनी बड़ी नदियाँ हैं, 3, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और साउथ इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पर 4 बड़ी नदियाँ हैं। एक का नाम है महानदी, एक का नाम है गोदावरी, एक का नाम है कृष्णा और एक का नाम है कावेरी। हालांकि नदियाँ इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो सहायक नदियाँ हैं। ये चारों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मैंने चीज़ें हाईलाइट भी कर रखी हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ की 4 प्रमुख नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी कि ये नदियाँ इस पठारी क्षेत्र में जलोढ़ मैदानों को बनाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती संभव हो पाई है। मध्य भारत में बहने वाली जो यहाँ पर 2 और भी बड़ी नदियाँ हैं, तो देखो उत्तर के मैदानों में कौन सी नदियाँ बह रही हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। दक्षिण के मैदानों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इवन दक्षिण की गंगा पता किसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं। और मध्य भारत में यानी कि मिडिल इंडिया में देखोगे आप, तो नर्मदा और तापी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि पूर्व से किस ओर बहती हैं, पश्चिम। तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है हमारा, इस साइड की जितना भी एरिया होगा, ये कौन सा होगा, पूरब होगा। जबकि गुजरात वाला जो साइड है वो कौन सा होता है, पश्चिम होता है। नक्शे में हमेशा ध्यान रखना, ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मध्य भारत में जो नर्मदा और तापी नदियां बह रही हैं, किस ओर बह रही हैं, पश्चिम की ओर बह रही हैं। पर्वतीय मध्य भारत में लंबी दूरी तय करने के बाद ये नदियां अरब सागर में क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी विशेषता है दक्कन के टैंप, यानी कि दक्कन के पठार। ये विंध्याचल की पहाड़ियों से लेकर कर्नाटक की सीमाओं तक फैले हुए हैं। महाराष्ट्र और मध्य भारत में जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, और काली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये माना जाता है इस पर हल चलाने की जरूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा ये इसमें नमी बनी रहती है। इसमें जुताई की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कपास की खेती दबाकर हो सकती है। ज्वार, मूंगफली, तिलहन की भी फसलें यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर जो कृषि संस्कृति हुई, उसका उदय इसी वजह से हुआ। तो अब तक की बात की जाए तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, सिंधु गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत। हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों की अगर आप विशेषताओं की बात करोगे तो यहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की घाटियां हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन संभव हो पाया। सिंधु गंगा के मैदानों की बात करोगे तो इनका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी की वजह से हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं और ये भारत की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी हैं, जो कि भारत को खाद्यान्न प्रदान कर रहे हैं। साउथ इंडिया की बात करोगे तो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर गंगा के मैदानों को अरावली पर्वत की श्रेणियां एक दूसरे से अलग कर रही हैं। साउथ में जाओगे तो 4 नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो यहाँ की जीवन रेखा है। वहीं मध्य भारत में नर्मदा और तापी नदियां हैं। दक्कन के पठारों की बात करोगे तो काली मिट्टी है यहाँ पर, जिस पे आपको जुताई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तब भी फसलें हो सकती हैं। इसी वजह से यहाँ पर कपास की खेती दबाकर होती है। तो कपास, ज्वार, मूंगफली, तिलहन की अच्छी फसलें यहाँ पर होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर सभ्यता और संस्कृतियाँ फली और फूली हैं। आगे चलकर भारत की जो भौगोलिक इकाइयाँ, इनका और भी विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। अभी सिर्फ छोटे तौर पर विशेषताओं की बात की है। तो सबसे पहले हम हिमालय का अध्ययन करते हैं। हिमालय पर्वत को वैसे तो 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। एक पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी हिमालय और तीसरा है मध्यवर्ती हिमालय। एक पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी हिमालय और एक मध्यवर्ती हिमालय। तो जब आप पूर्वी हिमालय की बात करते हैं तो इसकी श्रृंखला ब्रह्मपुत्र के पूर्व में नॉर्थ साउथ दिशा में मिलेगी। अगर स्टेट की बात करेंगे तो नक्शे में आप असम में देख सकते हो और दक्षिण चीन तक देख सकते हो। तो पूर्वी हिमालय की जो श्रृंखला है ये ब्रह्मपुत्र के पूर्व में फैली हुई हैं, असम से लेकर दक्षिण चीन तक फैली हुई हैं। यहाँ पर जो रास्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुर्गम है, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी संस्कृतियों का प्रभाव रुका नहीं। यहाँ पर बहुत सारे दर्रे रहे हैं। पर्वतों के बीच की वो जगह है जहाँ से आना जाना संभव हो सकता है, रास्ते बन सकते हैं, उन्हें दर्रे कहा जाता है और बहुत सारे फेमस दर्रे हैं। मध्यवर्ती हिमालय की बात करोगे तो ये भूटान से लेकर चित्राल तक फैली हुई हैं और यहाँ पर तिब्बत के विशाल पठार हैं। तो मध्यवर्ती हिमालय में अगर आपसे पूछा जाए तिब्बत के पठार कहाँ पर हैं, तो आप कहाँ बताओगे, मध्यवर्ती हिमालय में। यानी कि हिमालय को कितने भागों में बांट रही है हमारी बुक, 3 भागों में। एक पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी हिमालय और एक मध्यवर्ती हिमालय। मध्यवर्ती हिमालय की बात करोगे तो ये भूटान से चित्राल तक फैली हुई है और तिब्बत का विशाल पठार यहीं पर ही है।
इसके साथ साथ हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएं भी यहाँ पर हैं और गांधार क्षेत्र को घेरती हुई अफगानिस्तान तक ही चली जाती हैं। इसके अलावा आप देखिए खैबर दर्रा है यहाँ पर, ये मैप है जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर ली। इसके अलावा काबुल नदी इस क्षेत्र के सिंधु मैदानों को जोड़ती है। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हड़प्पा सभ्यता यहीं पर क्यों फली फूली। उसका रीज़न यही था क्योंकि सिंधु के जो मैदान थे ये बड़ी मात्रा में उपजाऊ थे और सबसे पहले सभ्यताओं का विकास वहीं होगा जो नदियों के किनारे होंगी। इसके अलावा जितने ही प्रमुख मार्ग अफगानिस्तान से होकर भारत में आते हैं या ईरान और मध्य एशिया से जोड़ते हैं, तो वहाँ के जो प्रमुख दर्रे हैं वो है गोमल दर्रा, बोलन दर्रा, खैबर दर्रा। तो जो ज्योग्राफी जिन्हें पढ़ी होगी 12th में उनके लिए चीज़ें आसान हैं, जो हिस्ट्री में डायरेक्ट पढ़ रहे हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी कठिन होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ पहाड़ों के बीच से जो इलाके होते हैं जहाँ से आवाजाही हो सकती है, हालांकि इसके बारे में बहुत कठिनाइयों से पता चलता है, ये दर्रे कहलाते हैं। आए दिन यहाँ से घुसपैठ भी हो जाती है और जैसे जैसे दर्रों के बारे में पता चलता है तो यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम रख दिया जाता है, आर्मी वगैरह तैनात कर दी जाती हैं। तो प्राचीन काल में अगर जितने ही व्यापारियों की आवाजाही थी, हमलावरों का आना जाना था, वो इन्हीं दर्रों से होकर जाता था। चाहे वो गोमल दर्रों की बात की जाए, बोलन दर्रे की बात की जाए, खैबर दर्रे की बात की जाए, ये सब पर्वत श्रृंखलाओं के बीच के रास्ते हैं। तो हिमालय पर्वत की बात की जाए तो ये इसकी थोड़ी सी विशेषता बताई गई है। अगर विशेषताएं पढ़ोगे तो किताबें ख़त्म नहीं होती हैं, इतनी बड़ी विशेषताएं हैं, लेकिन हमारी किताब में सिर्फ इतना ही है। तो इन नक्शों का आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। आगे सिंधु के मैदानों की बात करोगे तो सिंधु के मैदान को भी दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है पंजाब और दूसरा भाग है सिंध। आशा है लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए लेक्चर लेंथ ही बनेंगे और इतनी लंबी ऑडियो सुनना भी थोड़ा सा आसान नहीं है, तो आप पॉज कर करके थोड़ी थोड़ी देर पर सुन सकते हैं। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में इस समय भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, क्योंकि विभाजन के दौरान पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। देखो पंजाब का जो नामकरण किया गया है वो इसलिए इस प्रकार से किया गया है क्योंकि ये 5 नदियों का कभी क्षेत्र था और ये 5 नदियां हैं रावी नदी, व्यास नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी और सतलुज नदी। क्योंकि यहाँ से 5 नदियाँ थी, ये 5 नदियाँ यहाँ के जीवन रेखा थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम पंजाब रखा गया। यहाँ बड़े बड़े जलोढ़ मैदान हैं। सिंधु की ये पांचों सहायक नदियाँ हैं जिसके परिणामतः ये क्षेत्र फला फूला है। सिंधु घाटी का अगर निचला क्षेत्र आप देखोगे तो यहाँ से सिंध की शुरुआत होती है। तो सिंधु के मैदान कितने टाइप के हैं? दो, एक पंजाब और एक सिंध। पंजाब की विशेषता हमने पढ़ ली। सिंधु की बात की जाए तो ये निचला क्षेत्र है, ये सिंधु नदी का क्षेत्र है। यहाँ पर चावल और गेहूं की खेती खूब सारी होती है और आगे चलकर यहाँ पर बहुत सारी नगरीय संस्कृतियाँ पनपी हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब सिंध क्षेत्रों में ही मिली थी, जो कि 5वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भारत के भौगोलिक विशेषताओं की बात की जाए तो अब आता है गंगा का उत्तरी मैदान। गंगा के मैदानों को भी 3 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचला क्षेत्र। तो पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपरी मैदानों की बात करोगे तो ये दोआब का इलाका है, 2 नदियों द्वारा बनाया गया इलाका है ये, जिसे हम दोआब कहते हैं। ये संघर्ष और सांस्कृतिक क्षेत्र रहा है। सीधी सी बात है, देखिए जहाँ पर संसाधन होंगे उसी चीज़ के लिए संघर्ष होगा। बड़े बड़े सारे राजा महाराजा ये चाहते हैं कि एक ऐसी भूमि उनके हाथ में लगे जो उपजाऊ हो। आप साउथ इंडिया में जब आप पढ़ोगे ना तो पता चलेगा आपको कृष्णदेव राय, यानी कि जो विजयनगर के शासक थे और जो बहमनी साम्राज्य के शासक थे, वो इसलिए लड़ते थे कि जो कृष्णा कावेरी का दोआब क्षेत्र है वो उन्हें मिल जाए। इसलिए भारत में भी ना गंगा के मैदान और सिंधु के मैदानों को लेकर लड़ाइयाँ होती रहीं। हर एक शासक ये चाहता था कि वो इन क्षेत्रों पर कब्जा कर ले, ताकि उसकी जनपद के लिए, उसकी जनसंख्या के लिए एक बड़े पैमाने पर खाद्यान्न और जो संसाधन है वो मिल पाएँ। इसलिए प्रारंभिक साम्राज्य में जितने भी आपको टॉप लेवल के राजा मिलेंगे वो आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे। तो ऊपरी मैदानों में सभ्यताएं रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हड़प्पा संस्कृति का फैलाव भी यहीं पर में हुआ है और इसे हम चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का केंद्र भी कहते हैं। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है एसएससी वगैरह में कि जो भारत का उत्तरी मैदान है, ऊपरी क्षेत्र है, ये किस संस्कृति का केंद्र था? तो आप क्या आंसर लगाओगे? धूसर मृदभांड संस्कृति। मृदभांड का मतलब क्या होता है? बर्तन होते हैं, वैसे मृदभांड का मतलब, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कैसे खुदाई के दौरान बर्तन मिले हैं, उन पे धूसर रंग के हैं और चित्रित हैं। तो उत्तर वैदिक काल की जितनी भी गतिविधियां हैं वो भी यहीं पर हुई हैं। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद बीच में नाम से जाना जाता था, फिर से अब प्रयागराज इसका नाम रख दिया गया है। तो प्रयागराज की बात करोगे तो यहाँ पर गंगा और यमुना नदियों का संगम है। हालांकि लोग बाग कहते हैं यहाँ पर 3 नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, बट सरस्वती के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, इसलिए किताबें गंगा और यमुना ही लिखती हैं। तो यहाँ पर गंगा यमुना का संगम है। ये प्रदेश उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक फैला हुआ है। यहाँ पर प्राचीन कौशल, काशी और मगध स्थित है। मगध को आज बिहार के नाम से जाना जाता है, काशी काशी ही है और कौशल कौशल ही है। इस क्षेत्रों में भी नगरीय जीवन रहा, मुद्राओं का आदान प्रदान रहा और व्यापार को भी बढ़ावा मिला।
गुप्त काल मौर्य वंश यहाँ के प्रमुख राजा रहे हैं। गंगा के मैदानों के ऊपरी और मध्य क्षेत्र की बात की जाए तो आगे हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं। दक्षिण में मध्य भारत की श्रेणियां हैं जिनकी चर्चा हम पहले से ही कर चुके हैं। इसके अलावा गंगा के मैदानों में घनी बस्तियां रही हैं। जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा रहा है। उसका कारण ये रहा कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर खाद्यान्न फंसे थी, नदियों के स्रोत थे, आवाजाही होती थी, इसलिए यहाँ पर संस्कृतियाँ पनपी हैं। आगे पूर्व, पश्चिमी और मध्य भारत के बारे में बताया जाएगा। तो मध्य भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी ऐसा विशेष स्थान नहीं है जहाँ पर हम इसे केंद्र माने। यहाँ पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, तो राजस्थान का इलाका भी है। कुछ क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ भी है, कुछ क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ भी नहीं है। जहाँ उपजाऊ नहीं है वहाँ पर फसलों का निर्माण नहीं हो पाया है, लेकिन जहाँ के क्षेत्र उपजाऊ हैं वहाँ पर खेती अच्छे से हो पाई है। यहाँ पर ताम्र पाषाण, ताम्र मतलब तांबा, तो ताम्र पाषाण युगीन की बस्तियां बहुत ज़्यादा मिली हैं जिसकी चर्चा हम सेकंड और थर्ड चैप्टर में करेंगे। मध्य भारत की बात की जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्य आते हैं, जहाँ पर बहुत सारे आपको संसाधन मिलेंगे। लोहे की खानें भी मिलेंगी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दक्षिण बिहार, पश्चिम उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग भी इसी में जोड़ दिए जाते हैं। आगे गुजरात की बात करोगे तो गुजरात मध्य भारत के पश्चिमी किनारे पर है और यहीं पर हमारे देश की सीमाएं खत्म होती हैं। ये प्रदेश 3 प्राकृतिक भागों से बटा हुआ है। यहाँ पर सौराष्ट्र भी है, यहाँ पर लाट जो कि साउथ गुजरात है। गुजरात का मध्यवर्ती जो भाग है उसे कठियावाड़ कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कच्छ का रण है ये निचला इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर रेगिस्तान है। तो इस प्रकार से अगर भारत में देखोगे तो आप बड़े बड़े रेगिस्तान भी हैं, उपजाऊ ज़मीनें भी हैं, नदियाँ भी हैं और समुद्र से इसकी एक बहुत बड़ी सीमाएं साझा होती हैं, जिसकी वजह से भारत पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र रहा है। तो ये तो नॉर्थ इंडिया की सारी विशेषताएं हो गई। अब हम साउथ इंडिया की थोड़ी सी देख लेते हैं। तो साउथ इंडिया की विशेषताओं में आप जाओगे तो सबसे पहला आएगा प्रायद्वीपीय भारत। जैसे कि मैंने बताया भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसके साउथ भाग को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की बात करोगे तो यहाँ पर दक्कन का पठार सबसे बड़ी विशेषता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी नेचर वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक, इन चारों राज्यों में दक्कन का पठार फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर मनुष्य की सभ्यताएं फली फूली हैं और आज आप देखोगे तो नेचर भी यहाँ पर फला फूला है। केरल के पालघाट वगैरह में आप चले जाओगे, बहुत अच्छी नेचर आपको देखने को मिलेगी। सुदूर दक्षिण में जाओगे यानी कि बिल्कुल दक्षिण में भारत के जाओगे तो तमिलनाडु पड़ेगा और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो मौसमी नदियाँ हैं। मौसमी नदियाँ मतलब ये है कि वो वर्षा पर निर्भर हैं। जब वर्षा होगी तो उसमें पानी भरा रहेगा, जबकि गंगा की बात करोगे, सिंधु की बात करोगे तो ये 12 मासी नदियाँ हैं। उसका रीज़न ये है कि हिमालय से निकलने वाली जो हिमानी है, बर्फ़ है, इनके पिघलने से इनमें वर्ष भर पानी रहता है। लेकिन साउथ की बात करोगे आप, तमिलनाडु वगैरह की नदियों की बात करोगे तो ये मौसमी नदियाँ हैं, ये बारिश के पानी पर डिपेंड रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे वंश फले फूले हैं, जैसे चोल वंश, चेल वंश, चालुक्य वंश, संगम वंश, जिनका इतिहास आगे के चैप्टरों में हम पढ़ेंगे। ऐतिहासिक क्षेत्रों के उदय की असमान प्रक्रियाएं रही हैं। असमान प्रक्रियाओं का मतलब यह है, आप ये नहीं कह सकते कि एक ही टाइम पर एक सभ्यता फली फूली। हो सकता है भारत के एक क्षेत्र में एक सभ्यता फली फूली तो उसी टाइम पे दूसरे क्षेत्र में एक दूसरे प्रकार की सभ्यता फली फूली। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की बात करोगे तो गुजरात के में मध्य पाषाण युगीन संस्कृति फैली, जबकि दक्कन में नवपाषाण युग की संस्कृति फैली। यानी कि एक ही टाइम पे दो प्रकार का युग भारत में चल रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे यहाँ जलवायु की जो भिन्नताएं हैं इसके कारण। अच्छा, मध्य पाषाण संस्कृति क्या है, नवपाषाण संस्कृति क्या है, ये आप दूसरे और तीसरे चैप्टर में समझेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। पहला चैप्टर वैसे भी जब भी समझ में आता है जब सारे चैप्टर हो जाएं, क्योंकि पहला चैप्टर सारे चैप्टरों का एक छोटा सा इंट्रो है। आगे भारतीय क्षेत्रों की प्रकृति के बारे में बात करोगे तो भारतीय क्षेत्रों की जो प्रकृति है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। भारतीय इतिहास में काफ़ी पहले ही कुछ क्षेत्रों की शक्ति के केंद्र बन गए थे। जैसे मगध वगैरह की बात की जाए तो स्टार्टिंग से ही यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर सकते हो, उससे पहले महापद्म नंद की बात कर सकते हो, आगे चलकर राजा अशोक की बात कर सकते हो। तो तमाम जो बड़े बड़े राज्य के केंद्र थे वो उत्तर भारत में ही फैले। उसका रीज़न था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से शक्तिशाली राज्य बने। इसके विपरीत बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कभी शक्तिशाली बन ही नहीं पाए। इसके अलावा कुछ क्षेत्र भारत में ऐसे हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया, गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी जैसी मुख्य नदी घाटियों के क्षेत्र हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो किसी क्षेत्र का महत्वपूर्ण होना वो वहाँ की भूगोल पर निर्भर करता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे हर एक राजा यही चाहेगा कि मैं उन रिसोर्सेज पर नियंत्रण कर लूँ, और इसकी वजह से वो जो क्षेत्र है वो कई बार संघर्षों का क्षेत्र भी बना रहेगा। इसी कारण वहाँ पर युद्ध भी होंगे
और हो सकता है वो युद्धों की वजह से तबाह भी हो सके, और हो सकता है वो युद्धों की वजह से आगे भी बढ़ जाए, क्योंकि जब एक क्षेत्र पर कोई बड़ा राजा शासन करता है तो वो क्षेत्र अपने आप में समृद्ध हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि किसी क्षेत्र का जो भूगोल है, किस क्षेत्र का जो पर्यावरण है, वो उस क्षेत्र को किस टाइप से प्रभावित करता है, ना केवल उस क्षेत्र को बल्कि बाहरी लोगों को भी उस और वो अट्रैक्ट करता है। इधर अगर हम आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। गेहूँ की बात की जाए, मसूर की दालों की बात की जाए, चावल की बात की जाए, तो ऐसी फसलें यहाँ पर थीं। कपास की खेती भी सबसे पहले सिंधु लोगों ने उगाई थी। सरस्वती नदी के बारे में आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या सरस्वती नदी थी? अगर थी तो कहाँ थी? और अगर सरस्वती नदी थी तो वो सूख क्यों गई? तो इन सब के बारे में इतिहासकार लगातार जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भारत का भूगोल है। जहाँ भारत के भूगोल की अगर बात की जाए तो उत्तर में ये हिमालय से शुरू होता है और दक्षिण में पठारों पर ख़त्म होता है। पूरब में हिमालय की ही पहाड़ियाँ आपको दिखेंगी और पश्चिम में आपको गुजरात का मैदान दिखेगा। बीच में दिखेंगे तो गंगा के मैदान दिखेंगे, सिंधु के मैदान दिखेंगे। पूरब में देखोगे तो ब्रह्मपुत्र के मैदान दिखेंगे। दक्षिण में जाओगे तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी भारत की जीवन रेखा हैं। यही तो है भारत का भूगोल, जो भारत को प्रभावित करता है और विदेशियों को आकर्षित करता है। इसी वजह से भारत में सभी लोगों का आना जाना लगा रहता है। चैप्टर के इस भाग में हमने भारत के भूगोल पर चर्चा करी। आशा है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आगे चैप्टर में हम ये जानने वाले हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत क्या रहे हैं और इन स्रोतों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम यही जानेंगे। और चैप्टर से जो प्रश्न आना चाहिए मेरे हिसाब से वो यही आना चाहिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य की अगर जानकारी मिलती है तो हमें किससे मिलती है, गुप्त साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है तो किससे मिलती है, इवन प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है तो वो किन किताबों से मिलती है, या फिर किताबों से नहीं मिलती है तो फिर कैसे मिलती है। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं। आशा है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़िए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।